नमस्कार मित्रों, मेरा नाम के सोनी। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, मैं आपसे हिंदी व्याकरण के बारे में बात करूंगा। व्याकरण के बारे में बात होगी, इसका मतलब हम बात करेंगे भाषा की। मित्रों, भाषा अपने आप में बहुत पुरानी है। अगर हम भाषा को समझना चाहें, भाषा के इतिहास को जानना चाहें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मानव की उत्पत्ति जितनी पुरानी है, ये भाषा भी उतनी ही पुरानी है। जब मानव जंगलों में रहा करता था, कंदमूल फल खाया करता था, उस समय भी वह इसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता था। और आप वो भाषा की परिभाषा तो जानते ही होंगे कि भाषा एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसमें ये आती है कि भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। तो दोस्तों, व्याकरण भाषा को बांधने का काम करती है। अगर दूसरे शब्दों में आपसे कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाषा निर्बाध गति से आगे दौड़ती है और व्याकरण उसको रोकने, समेटने, बांधने के लिए उसके साथ साथ चलती है या उसके पीछे पीछे घिसटती है। और इसीलिए व्याकरण के अंदर अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्यों हुए? क्योंकि भाषा व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ती है। भाषा के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि भाषा के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में क्या भेद है? मित्रों, इसको समझने के लिए हमें दो चार बिंदुओं को समझ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहना चाहूँ कि आपने जब बोलना शुरू किया था, जब आपने बोलना सीखा, उस समय क्या आपने वर्णमाला को भी सीखा था क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा हमें उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। मौखिक भाषा हम देखकर, सुनकर, लोगों से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। हमारी माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम सबसे ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करते हैं और जब वो कुछ बोलती हैं तो हम अबोध बालक होते हुए भी उनके हर शब्द को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए प्रायः जब कोई व्यक्ति पहला शब्द बोलता है तो वह माँ शब्द बोलता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मौखिक भाषा होती है, वह मौखिक भाषा हमें कोई सिखाता नहीं है, हम स्वतः सीखते हैं। लेकिन लिखित भाषा में क्या अंतर होता है? लिखित भाषा के अंदर सबसे पहले हमें लिखना सिखाया जाएगा, हमें पेंसिल पकड़ाई जाएगी, कलम पकड़ाई जाएगी, अक्षर बनाने सिखाए जाएंगे। इसका मतलब लिखित भाषा को हमें सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा हम अपने आप सीख जाते हैं। मौखिक भाषा में एक और ख़ास बात होती है, वो क्या कि इसका क्षेत्र बड़ा सीमित है। कैसे? देखिए, आज के इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को या इन उपकरणों को अगर हम छोड़ दें और आज के लगभग 50-60 साल पहले की, 70 साल पहले की बात करें तो मौखिक भाषा को सुनने वाले लोग सीमित होते थे। आज तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप लोग पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ कहीं से भी आप चाहें एक्सेस करके मुझे देख सुन पा रहे हो। लेकिन अगर मैं आज के 50 साल पहले या 70 साल पहले की बात करूं तो जो कुछ भी मैं बोलता उसको केवल वही लोग सुनते जो मेरे अक्ष समक्ष होते, जो मेरे सामने होते, चाहे कक्षा के रूप में, चाहे मेरे कमरे में मित्रों के रूप में। लेकिन लिखित भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। क्यों? जो मैं बोल रहा हूँ उसको केवल कक्षा के विद्यार्थी सुनेंगे या मेरे मित्रगण सुनेंगे, लेकिन अगर उसी चीज़ को मैं किसी कागज़ पर लिख दूँ और वह कागज़ जितने हाथों में जाएगा, जितनी दूर तक जाएगा, उतने लोग उस चीज़ से अवगत होंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनका क्षेत्र बड़ा सीमित होता है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में एक और अंतर है मित्रों। मौखिक भाषा की जीवन, उसकी अवधि बहुत सीमित होती है। जैसे ही मैंने बोलना बंद किया, मौखिक भाषा मर गई। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया
साहित्य लिख दूं, जो मैंने शब्द लिखा जब मैं इस कमरे से चला भी जाऊंगा तब भी यहाँ लिखा रहेगा। और अब तो ये रिकॉर्ड हो चुका है और आपके मोबाइलों पर है, तो ये आपको हमेशा दिखाई देगा। इसका मतलब लिखित भाषा की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। एक और चीज़ है मित्रों, व्याकरण को लेकर जो इन दोनों भाषाओं में अंतर आता है, वो क्या अंतर आता है कि जो मौखिक भाषा है वो व्याकरण के नियमों को लेकर बहुत ज़्यादा कह लीजिए शिथिल होती है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप घर से निकले और आपकी माताजी ने आपसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आपने कहा बाजार। क्या बोला आपने? बाजार। अब बाजार केवल एक शब्द है। आपकी माताजी ने पूछा था तुम कहाँ जा रहे हो, और आपका उत्तर क्या होना चाहिए था? आपका उत्तर ये होना चाहिए था कि माताजी मैं बाजार जा रहा हूँ। तब ये एक पूरा वाक्य होता, लेकिन आपने क्या कहकर काम चला लिया? बाजार। और सही भी है, बोलचाल में हम ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही बोलना चाहिए। जैसे ही आपने बाजार कहा, आपकी माताजी पूरी बात समझ गई। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक शब्द ने वाक्य का काम किया। लेकिन वहीं अगर आप लिखित भाषा में बात करेंगे तो यह जो वाक्य होगा वह वाक्य के रूप में अपूर्ण वाक्य माना जाएगा। ये अलग मामला है कि उपन्यासों में और साहित्य में ये आपको मिलता है, लेकिन वहाँ उसका परिप्रेक्ष्य अलग होता है, वो तारतम्य में होता है। तो आपको एक और चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में व्याकरण को लेकर जो भेद होता है, लिखित भाषा व्याकरण को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध होती है, उससे बंधी रहना चाहती है, और यहीं से हमारी परीक्षाएं शुरू होती हैं और यहीं से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। मित्रों, कोई भी परीक्षा आप ले लीजिए, लेकिन आप किसी भी परीक्षा में चले जाइए, प्रत्येक परीक्षा के अंदर यही जाना जाता है कि आपकी लिखित भाषा कैसी है। क्या आप लिखित भाषा के उन सारे नियमों को जानते हैं जो उस भाषा की व्याकरण ने निर्धारित कर रखे हैं? मैं क्या चर्चा कर रहा था? मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या भेद हैं। इसमें एक और भेद आता है, अगर आप उस भेद को समझेंगे तो आपको व्याकरण से बंधी हुई होने की इसकी जो प्रवृत्ति है वो और स्पष्ट हो जाएगी। मौखिक भाषा अनौपचारिक होती है, लिखित भाषा औपचारिक होती है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपकी बहन की शादी है और आप अपनी बहन की शादी में अपने मित्र को या अपनी सहेली को आप इनवाइट करना चाहते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी बहन की शादी है और आप अपने मित्र को इनवाइट करना चाहते हो और उसका नाम सुरेश है, तो आप क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे भाई सुरेश देख ऐसा है, 25 तारीख की शादी फाइनल हो गई है, तू 15 तारीख को आ रहा है, और सुन एक काम करना, वो जो अपने तीनों चारों लड़के हैं ना उनको भी ले आना, और मैं सुनूंगा नहीं। क्या कर रहे हैं आप अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में इनवाइट कर रहे हैं। किस तरीके से भाषा देखिए आपने, और सोचिए अगर आपको लिखित भाषा में अपने मित्र को इनवाइट करना पड़े तो क्या करेंगे आप? सबसे पहली बात तो यह जो इनविटेशन कार्ड होगा वो आपके मित्र के नाम होगा ही नहीं, उनके पिताजी के नाम होगा। उसमें क्या लिखा रहेगा? उसमें लिखा रहेगा श्रीमान, श्री श्री। उसके बाद में क्या होगा कि साहब कि मेरे पुत्र या मेरी पुत्री है ना, नाम आएगा का शुभ विवाह, फिर वर और वधू का नाम आएगा जो भी अगला व्यक्ति है, और फिर उसके विवाह में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है, कृपया पधार कर हमें अनुग्रहित कीजिए। एक तरफ तो आप बोल रहे हो मैं सुनूंगा नहीं, तू जाना है, 10 दिन पहले आ जाना, तो एक तरफ क्या कह रहे हैं कि आप अगर आप आएंगे तो आप आकर हमें अनुग्रहित कीजिए। कितना अंतर हो गया दोनों भाषाओं में। ठीक है मित्रों, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि लिखित भाषा औपचारिक होती है, लिखित भाषा व्याकरण से बंधी हुई होती है, और इसी व्याकरण को हम यहाँ पर सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप अपने घर पर और मैं इस सोनी एजुकेशन के मंच पर। मित्रों, जब हम भाषा की बात करेंगे, विशेषकर व्याकरण के रूप में भाषा की बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदी भाषा हिंदी वर्णमाला से चलेगी। ये वर्ण क्या हुआ? वर्ण एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा की
मूलभूत इकाई है। देखो एक सवाल तैयार हो गया अपना। क्या सवाल तैयार हो गया कि लिखित भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? आपने कहा वर्ण। तो क्या मौखिक भाषा की भी कोई मूलभूत इकाई है? हाँ बिल्कुल है मित्रों। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि है। ध्वनि ध्वनि क्या हुआ? जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो मेरे शब्द आपके पास एक ध्वनि के रूप में पहुंच रहे हैं। जैसे ही मैंने आपसे कहा पकड़ो, जैसे मैंने कहा पकड़ो, तो पकड़ो शब्द आपको ध्वनि के रूप में कानों में सुनाई दिया। वो आपके कानों से होता हुआ मस्तिष्क तक गया और आपने क्या समझा? आपने कहा मैं बोल रहा हूँ पकड़ो। इसका मतलब जो प है, प की ध्वनि, ये प की ध्वनि मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने इस विषय में प्रवेश करेंगे मित्रों। देखिए वर्ण क्या होता है। जैसा मैंने आपसे कहा पकड़ो, तो प कहते ही आप समझ गए कि मैं हिंदी के अंदर देवनागरी लिपि के इस वर्ण की बात कर रहा हूं, प। इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि है और जो वर्ण है इनमें कोई संबंध होना चाहिए। बिल्कुल संबंध है मित्रों। इनमें क्या संबंध है? वही संबंध अब आपको समझ में आएगा। देखिए वर्ण वह लेखनीय आकृतियां हैं जो विभिन्न भाषाओं में ध्वनि प्रतीकों के रूप में स्वीकृत होती हैं। मैंने दो चीज़ों का अंडरलाइन किया। एक तो लेखनीय आकृतियां, लेखनीय लिखने योग्य। इसका मतलब जो वर्ण होंगे वो लिखे जाएंगे, ध्वनि बोली जाएगी। हालांकि ध्वनि भी वर्ण ही है क्योंकि हम उसको बोलने वाला वर्ण है, ठीक है। अब ध्वनि प्रतीकों के रूप में जो लेखनीय आकृतियां हैं वो किस तरह की हो सकती हैं, तो उनको समझने के लिए हम एक दो उदाहरण लेते हैं। अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिया वो क्या था? पकड़ो। इस पकड़ो में ये जो प है इसको आपने समझ लिया कि ये प की ध्वनि है, ठीक है मित्रों। एक शब्द और लिख रहा हूं मैं, ये क्या लिखा मैंने? परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट में भी प आ रहा है, लेकिन यहां पर प के लिए ये वर्ण है। ध्वनि वही है, ध्वनि वही है प की, लेकिन यहाँ पर देवनागरी में हमने इसको इस तरह से एक वर्ण बनाया। लेकिन रोमन लिपि में, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी हो गई? रोमन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी। तो रोमन लिपि के अंदर प ध्वनि के लिए ये वर्ण है। चलिए एक चीज़ और लिख लेते हैं। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, तो पुरानी फिल्मों में क्या होता था? फिल्म का टाइटल 3 भाषाओं में आता था, हिंदी में, अंग्रेजी में और उर्दू में। तो उर्दू की बात भी कर ली जाए। पाक, पाक यानी पवित्र। इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पर कोई चीज़ बनाई, जो लोग उर्दू के विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने उर्दू सीखी होगी, वो जानते हैं कि ये पा है, पे अलिफ पा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उर्दू के अंदर ये पे प ध्वनि को बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्वनि एक ही है प की, चाहे पकड़ो, परफेक्ट, पाक, तीनों में ध्वनि एक ही है। लेकिन क्या अंतर हो गया? अंतर हो गया वर्ण का। इसका मतलब प्रत्येक भाषा की अपनी अलग एक वर्णमाला होगी, उसमें उन ध्वनियों को बताने के लिए अलग से वर्ण होंगे, और हम लोग जिस
भाषा की बात कर रहे हैं हिंदी, और उसमें हम किन वर्णों की बात करेंगे, देवनागरी। लेकिन आपको इन 2-3 उदाहरणों से समझ में आ चुका होगा कि हमारी परिभाषा क्या लिखी थी हमने। हमारी परिभाषा हमने लिखी थी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इनको मैं मिटा नहीं रहा हूँ अभी। वह लेखनीय आकृतियाँ, है ना, चाहे हम इस पे की बात करें, चाहे हम पी की बात करें, चाहे हम प की बात करें, ये लेखनीय आकृतियाँ हैं जो विभिन्न भाषाओं में, तीनों अलग अलग भाषाओं में है, ध्वनि प्रतीकों के रूप में स्वीकृत हैं। एक ही ध्वनि के 3 प्रतीक हो गए। बात समझ में आती है? एक बार और पीछे आके देख लेते हैं, आपको मोटा मोटा समझ में आ चुका होगा। चलिए मित्रों, इसका मतलब जो वर्ण हैं वो वर्ण किसी भी भाषा की, लिखित भाषा की मूलभूत इकाई होती है। तो ध्वनि मूलभूत इकाई होती है मौखिक भाषा की, वर्ण मूलभूत इकाई होती है लिखित भाषा की। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बेसिक क्वेश्चंस आपके तैयार हो चुके हैं। अगर हम वर्णों की बात करें तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि देवनागरी लिपि में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। आपको लग रहा होगा कि जो बचपन में आपको चीज़ें बता दी वो दोबारा बताई जा रही हैं। हाँ मित्रों, दोबारा बताई जा रही हैं। ये जानते हुए कि आप सब लोग BA MA कर चुके हैं, ये जानते हुए कि आप सब लोग B.Ed कर चुके हैं, ये जानते हुए कि आप लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको वर्णमाला को बिल्कुल 0 से 0 से शुरू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए मित्रों, जब हम 0 से शुरू करेंगे तभी हम 100 तक पहुँचेंगे। और एक बार अपने इस मित्र की हम्बल रिक्वेस्ट मान लीजिए, मेरा विनम्र निवेदन मान लीजिए कि एक बार आप शुरुआत के 2-3 वीडियोस में, शुरुआत के 2-3 घंटों में जैसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ वैसा वैसा करते चलिए, और यकीन मानिए जिस समय अपना कोर्स कंप्लीट होगा उस समय आप इस हिंदी व्याकरण में निष्णात होंगे। मेरे शब्दों को गौर से सुनिएगा, मेरे वचनों पर चलिएगा, तो वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो चीज़ आप और मैं दोनों चाहते हैं। क्या चाहते हैं बताइए हम दोनों? आपका सिलेक्शन। चलिए विषय से जुड़ते हैं। वर्णों के 2 रूप माने गए हैं, आप जानते ही हो, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होते हैं यह भी देख लेंगे। देखिए मित्रों, स्वर क्या होते हैं? जब भीतर से बाहर आने वाली वायु, कहाँ से भीतर से? अरे भाई, जब हम बोलेंगे तो हमारे शरीर के भीतर से, पेट से जो ध्वनि निकलेगी वहाँ की बात चल रही है। तो जब भीतर से बाहर आने वाली वायु मुख या जिह्वा, जबान, जीभ के किसी भाग को छूकर नहीं आती, इस पर गौर कीजिएगा, तो यह निर्बाध गति से आती है। निर्बाध का मतलब क्या होता है? बाधा रहित। निर्बाध का मतलब क्या हुआ? बाधा रहित। मित्रों ध्यान रखिएगा, मेरी आदत है, हम जब भी शब्दों की बात करेंगे उस समय मैं उन शब्दों के अर्थ आपको बताता चलूँगा, और आपको ये काम करना है कि जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं आता उस शब्द के अर्थ को आप, जो कागज़ पेन लेकर आप बैठे हुए हैं, उन पर नोट करेंगे। और केवल नोट ही नहीं करेंगे, कोई ऐसा शब्द जो आपने आज सीखा, जिसका अर्थ आपने आज ही सीखा, उस अर्थ को आप 5-5 बार लिखेंगे। और अगर आपने ये कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, हिंदी आपकी टिप्स पर होगी। चलिए, निर्बाध का मतलब क्या हुआ? बाधा रहित। यानी जब भीतर से बाहर आने वाली वायु मुख या जिह्वा के किसी भाग को छूकर नहीं आती, बिना बाधा के आ जाती है, निर्बाध गति से आ जाती है, तो उत्पन्न ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर? हाँ, बोलना शुरू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। देखो, भले मैं आपके मोबाइल के अंदर हूँ लेकिन मैं सुन रहा हूँ। बोलो, चलो बोलो, शुरू हो जाओ। हाँ आगे बोलो, बोलो। वेरी गुड, बोलते रहो, यही बोल रहे हो ना? चलिए चलिए चलिए, ध्यान दीजिए। गौर कीजिए, बोलकर देखिए, मेरे साथ बोलिए मित्रों, घर में बैठे हैं, आराम से फुल वॉल्यूम में बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। मित्रों, यहाँ पर हिंदी भाषा की एक और विशेषता आपको समझा देता हूँ कि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, जैसे लिखी जाती है वैसे पढ़ी जाती है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी एक काम गलत कर दिया तो बाकी दोनों भी गलत हो जाएंगे। अगर गलत बोला
तो गलत पढ़ोगे और गलत लिखोगे, और अगर गलत पढ़ा तो गलत बोलोगे और गलत लिखोगे। कैसे ही घुमा लीजिए इनको। तो अपने उच्चारण को सही कीजिए, अपने तलफ़ुज़ को सुधारिए, ठीक है। तो अपना जो प्रोनंसिएशन है अगर आप उसको ठीक कर लेंगे तो आप भाषा को सही रूप में पकड़ पाएंगे। अ, आ, ई, ऊ, ऊ और री। देखिए मित्रों, इस री का जो उच्चारण होता है ये मूर्धा के पास जाकर होता है, जहाँ से हम लोग अपने मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं, वहीं से। ए, आई। देखो मित्रों, ये बड़े प्यारे वर्ण हैं। इनका एक पुराना रूप भी चलता था। इनका पुराना रूप क्या चलता था? इनका पुराना रूप था ये ए और आई। लेकिन जब हिंदी भाषा का मानकीकरण हुआ तो उस समय कई पुराने रूपों को बदल दिया गया। जैसे आपको याद होगा, आजकल हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक अ लिखने का तरीका और भी था, इस तरह का, है ना। आगे चल के आपको समझ में आएगा जब हम व्यंजनों की बात करेंगे। अभी हम लोग झ को इस तरह से लिखते हैं, और पहले झ कैसे लिखा जाता था? इस तरह से। तो ये पुराना रूप है। बात समझ में आती है? आई, ए और आई, इनके रूप क्या हो गए? ए और आई। यहाँ पर मात्रा एक है, लेकिन जब आप इसकी मात्रा किसी व्यंजन के साथ में लगाएंगे तो दो मात्राएं हो जाएंगी। यानी इस ए को जब लिखा जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे, देख, देख, ये देख, है ना, देख। और जब आप आई, क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनो, आई, ए, आई। ध्यान रखिए मित्रों, जब मैं यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ उच्चारित करूँगा, कुछ भी बोलूँगा, तो मेरे उच्चारण से ही आप समझ जाओगे कि मैं देखने की बात कर रहा हूँ या दैत्य की बात कर रहा हूँ। दैत्य, क्या बोला मैंने? दैत्य। दो मात्राएं। बात समझ में आती है? ए और आई, इसको अपने को गौर से समझ लेना चाहिए। और अगर ये ए और ये आई आपको थोड़ा भी दिमाग में रहेंगे तो मात्राओं को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओ और औ, ओ और औ, ठीक है। वहाँ पर राम और श्याम थे, राम और। मैं कुछ ज़्यादा इन उच्चारण पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि जब तक मेरे उच्चारण सही नहीं होंगे तब तक आपका सुनना सही नहीं होगा, आपका सुनना सही नहीं होगा तो आपका लिखना सही नहीं होगा। तो और, है ना, और। क्या बोला मैं? और। दो मात्राएं समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर दो मात्राएं लगाई जाएंगी। तुम किस ओर जा रहे हो? तुम किस ओर जा रहे हो? एक मात्रा। किस तरफ जा रहे हो? ठीक है मित्रों। तो अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिए। अभी मैं आपको ई और ऊ के बारे में भी कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। देखिए, जब आप मात्रा लगाएंगे तो छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगेगी। लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। ई को लेकर तो और ऊ को लेकर तो बहुत ही कन्फ्यूज़न है। जिसकी जो मर्जी आए वही मात्रा लगा दी जाएगी। लोगों के लिए रूप और रुपया एक जैसा है ना। तो ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा। इधर आ जाइए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मैंने कहा था रूप और रुपया। गौर से देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मैंने र के अंदर जब छोटा ऊ लगाया तो इसकी शक्ल कुछ अलग होगी। ये छोटा ऊ है, क्या लिखा अपन ने? रुपया, रुपया। और जैसे ही मैंने दूसरा शब्द क्या बोला था? रूप। ये दूसरे शब्द पर आ जाइए, क्या अंतर हुआ? देखो यहाँ पर घुंडी नहीं है, गौर से देखो, और यहाँ पर घुंडी है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करो, जूम करो, तसल्ली से देखो। तो रूप और रुपया अलग अलग है, ठीक है।
छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा अलग अलग है। अभी स्वर पूरे नहीं हुए हैं दोस्तों, अभी दो चीज़ें बाकी हैं। कौन कौन सी? आप में से कईयों को लग भी गया होगा कि यहाँ पर दो चीज़ें तो है ही नहीं, दो वर्ण तो है ही नहीं। कौन कौन से हैं वो? अंग और अह। अंग और अह ये विसर्ग है, आप जानते हैं, ठीक है। ये अनुस्वार है, इससे भी आप परिचित हैं। इनके बारे में हम आगे और भी चर्चा करने वाले हैं। तो आपको स्वर का मोटा मोटा अंदाज़ा समझ में आया। एक और चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि इन सभी वर्णों को, इन सभी स्वरों को किसी एक व्यंजन के साथ जोड़कर आप लिखें। चाहे आप च के साथ जोड़ें, चाहे आप क के साथ जोड़ें, चाहे आप ट के साथ जोड़ें। अगर मान लीजिए ट से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, ट्री। कैसे बना देखो? ट के अंदर ऋ ऋषि की मात्रा, क के अंदर ऋ ऋषि की मात्रा। कृष्ण, काला, कृष्ण, कृष्ण भगवान भी हैं, क्री, है ना। तो आपको पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं होता है मित्रों, पृथ्वी मत बोलना, ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी है, पृथ्वी। ये गलत है, ये सही है, पृथ्वी नहीं होता है। ग्रह, नक्षत्र जो होते हैं ना, ग्रह, ग्रह, है ना। और ये क्या हुआ? गृह, गृह, गृह। उच्चारण पर गौर कीजिए, आप इस वीडियो को बार बार सुने, मेरे उच्चारण पर गौर कीजिए। री, ट्री, प्री, क्री, ग्री। मैं इस ऋ ऋषि की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टे, टई, टो, टऊ। और ये कौन कौन से बाकी थे? टंग और टह। समझ में आती है बात? तो आपको ये मोटा मोटा समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप किसी भी व्यंजन को इनके साथ में जोड़ोगे तो उसी को आप 12 खड़ी भी कह देते हो, क, का, की, कू, है ना, इस तरह से। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब किसी भी व्यंजन में स्वर जुड़ता है तो उसका रूप परिवर्तित होता है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो रूप परिवर्तित किस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, हमने बात की थी कि स्वर के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम व्यंजनों पर आएंगे। व्यंजनों के अंदर आपने जो क ख ग की बात है, हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो व्यंजन की परिभाषा पहले देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा आपने देख ली थी, निर्बाध गति से आती है। और यहाँ क्या होगा? उसका उलट होगा। जब भीतर से बाहर आने वाली वायु, जब हम बोलते हैं तो हवा बाहर निकलती है ना, तो जब भीतर से बाहर आने वाली वायु मुख या जिह्वा के किसी भाग को छूकर आती है तो उत्पन्न ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। जैसे ही मैंने कहा क, तो क बोलते ही कहीं कुछ अटका। मैंने कहा प बोलते ही अटका, दोनों होठ मिल गए। मैंने कहा च बोलते ही मेरी जबान दांतों के थोड़ा सा ऊपर तालू के पास आकर टच हुई, च, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मैं वर्ण बोल रहा हूँ ये मेरे मुख या जिह्वा के किसी न किसी भाग से छू रहे हैं। मित्रों, जैसा मैंने आपसे कहा कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें यह भी वैज्ञानिक है कि इसमें कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चरित होगा, उसका एक अलग से वर्ग बना दिया। और इस वर्ग में एक और ख़ास बात है, वो जब मैं आपको वर्ग पढ़ा दूंगा उसके बाद बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? जब भीतर से बाहर आने वाली वायु मुख या जिह्वा के किसी भाग को छूकर आती है तो उत्पन्न ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन क्या है मित्रों? ये वर्ग हैं, यहाँ वर्ग आएंगे और ये 5 व्यंजन आएंगे। एक एक वर्ग को लेते हैं और उसके व्यंजनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंठ। कंठ, कंठ क्या होता है? कंठ ये वाला हिस्सा, हमारे वोकल कॉर्ड जहाँ पर हैं लगभग वो वाला हिस्सा। तेरा कंठ मसल दूंगा, कंठ ये कहता है ना, कंठ, कंठ भेज दिया, तो कंठ ये है ना। तो जो वर्ण यहाँ से बोले जाएंगे, अब आप एक काम कीजिए, अपनी 3 उंगलियाँ लीजिए और कुछ भी बोलिए, अपना नाम बोलिए, है ना। और अपना नाम बोलकर जब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कंपन हो रहा है, उस कंपन पर अपनी उंगलियों को रखें,
ये जो स्थान है, अब बोलिए क, समझ में आएगा, यहाँ से ध्वनि निकल रही है क, कंठ, कंठ इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, यहाँ से निकलने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, कुछ भी कह लीजिए, क, ख, ग, घ, अंग। आप लोग सोच रहे होंगे अरे गुरुजी हल तो लगा लो बिल्कुल सही। आप में से जिस व्यक्ति ने इसको नोटिस किया उसको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस बात को पकड़ा कि यहाँ पर हल नहीं है, हलंत नहीं है। बोलचाल की भाषा में ये आधे नहीं हैं। क्या करना पड़ेगा, क के नीचे हलंत लगाइए, ख के नीचे हलंत लगाइए, ग के नीचे क्या बोलेंगे, क, ख, ग, घ, बोलो बोलो, खड़ा खाली बोला क्या गलत है। अंग, क्या बोलेंगे, अंग, अंग बोलेंगे, अंग। शंकर, सभी लोग मेरे साथ दोहराओ, शंकर। अब र को हटा दो, शंक, शंक, क को भी हटा दो, शंग, शंग। अब श को भी हटा दो, अंग। यह जो ध्वनि है शंकर, अंग, वो ये ध्वनि है। मित्रों, उच्चारण सुधारिए। रीड के विद्यार्थी हो, बच्चों के सामने जाओगे, बोलोगे। एक बार क्या हुआ मित्रों, एक बार एक अध्यापक जी क्लास में आए, और मैं क्षमा चाहूँगा, जोक है। तो अध्यापक जी, मेरे को ही मान लीजिए, मैं क्लास में आया और क्लास में आते ही मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों देखो, मैं च को च बोलता हूँ। बच्चों ने कहा गुरुजी क्या दिक्कत है, सभी लोग च को च बोलते हैं। अरे भाई तुम चमझे नहीं, मतलब मैं स को च बोलता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग प्लीज़ स को च मत बोलिए, आप लोग अंग को अड़ा खाली मत बोलिए, अंग को अंग ही बोलिए। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला जो वर्ग है तालव्य, पहले कंठ पे थे, अब आ जाएंगे तालु पर, ठीक है। तालव्य च, है ना, च, छ, ज, झ, ञ, ञ। चंचल, चंचल, चंचल। चंचल में जो ञ है, ञ, वह ञ। इसको मोटा मोटा पैसे समझ लीजिए। आपने यह समझने के लिए बता रहा हूँ, केवल समझने के लिए किसका उच्चारण किस तरह से होगा, ञ, ञ। ये सिर्फ समझने के लिए मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो वो हलंत सारे मिट गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए सारे हलंत हैं। गौर कीजिए, ये छ के इस हिस्से पर आएगा, जहाँ पर छ का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर आएगा। अगले वर्ग पर आते हैं मूर्धन्य। मूर्धा कहते हैं हमारे मुख के सबसे ऊपर वाले भाग को। बोलिए सब लोग, ट बोलिए, ट। ट कहाँ से बोल रहे हैं, ऊपर से। वो मूर्धा कहलाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, सब में हलंत आएगा, आपको पता है। दंत्य, दांतों के पास से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, त, थ, द, ध, न। आगे बढ़ जाएं। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में प, क्या बोलोगे इसको, फ, गलत। फ, दोनों ओठों को मिलाइए, फ है ये, फटा हुआ है ऐसे नहीं बोलते, वो फारसी में चले गए आप। फटा, फ नहीं, दांत और होठ नहीं मिलाना है, दोनों होठ मिलाना है। फटा हुआ है, फटा हुआ है, फ, फ में दोनों होठ मिलेंगे। प, फ, ओष्ठ्य है ना, वैज्ञानिक भाषा है। प, फ, ब, भ, म, देखो होठ मिल रहे हैं सब में। तो ये क से लेकर म तक के 25 वर्ण हो गए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी विशेषता बताऊंगा। ध्यान रखिए, क सबसे अंदर भीतर से बोला जाने वाला वर्ण है, और म सबसे बाहर बोला जाने वाला वर्ण है। तो क से लेके म तक आप पूरे अपने मुख की एक्सरसाइज कर लेते हैं, यात्रा कर लेते हैं। और इसीलिए मित्रों ध्यान रखिए, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के अंदर हिंदी या संस्कृत बोलने वाले लोग पारंगत हो सकते हैं, क्योंकि उनके वोकल कोड्स, उनके बोलने का अभ्यास पूरे भाषा में पूरे मुख में होता है। कई जगह पर कई लोग ऐसे हैं जो कई चीज़ों का उच्चारण नहीं कर पाते।
यदि आप यूरोपीय लोगों से बोलोगे तो वो अलक्षेंद्र शब्द का उतना अच्छा उच्चारण नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा उच्चारण हिंदी वाला कर सकता है, लेकिन हिंदी वाला यूरोपीय भाषाओं के शब्दों के उच्चारण बहुत ढंग से कर लेगा अगर अभ्यास करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज़बान पहले से ही क से म तक के वर्णों का अभ्यास करती हुई पूरे मुख में, है ना, घूमती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ। अंतस्थ में कौन से हैं आप जानते हैं, य, र, ल, व। देखिए वर्ण विचार एक अलग चीज़ है। आपका जो वर्ण विचार है या शब्द विचार है, हम उस पर आगे अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ विषय में प्रवेश करवा रहा हूँ। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, जिन बेसिक चीज़ों की हमें इस पूरे कोर्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म। ऊष्म में देखिए श, श, स, ह। मैं रिपीट कर रहा हूँ, श, श, स, ह। आप इन तीनों श का अंतर समझिए। कई स्थानों पर, राजस्थान के कई क्षेत्रों के अंदर इन तीनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इनमें अंतर कहाँ से होगा? देखिए ये जो श है ये वहां से बोला जाएगा जहां से च बोला जाता है ना। श, च तालव्य है, ये तालव्य है। तो जहां से च बोला जाएगा वहां से श बोला जाएगा। बोलकर देखिए, च, श। उच्चारण क्लियर? अब आ जाइए श, श, श। जहां से ट बोलते हैं, ट, ठ, ड, श, थोड़ी गंभीर हो गई। श, 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 श। उच्चारण में भेद सुन पा रहे होंगे। बोल कर देखिए, जहां से ट बोलेंगे वहां पर आपकी जबान जाके घूमेगी श, श। कक्षा यहां से बोला जाएगा, कक्षा नहीं बोला जाएगा, कक्षा, श। ठीक है साहब। और स वर्त्य ध्वनि है, आप जानते ही हैं। तालव्य भी इसको, सॉरी, दंत्य भी कह देते हैं। तो स, दांतों के पास आकर हमने जब हवा बाहर निकाली तो स का उच्चारण। मित्रों आपका उच्चारण अगर सही होगा तो आपके विद्यार्थियों का उच्चारण सही होगा। ठीक है दोस्तों। तो श, श, स, ह। ह जो है ये बड़ा प्यारा वर्ण है मित्रों। क प्रथम है, ह को हम वर्णमाला का अंतिम वर्ण मानते हैं, और ह बोलते ही झटके के साथ में हवा बाहर निकलती है। ह, प्राणवायु बाहर निकलती है, प्राणी निकल गए जैसे ह। तो ह को हम प्राण व्यंजन भी कह देते हैं। एक और सवाल तैयार। वैसे ये सारे सवाल तो बन ही गए हैं, कौन सा किस वर्ग में है ना। तो वो तो अपने आप में बन ही गया, कौन सा किसके बाद आता है, कौन सा किसके पहले आता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सवाल तैयार होंगे। जब हम वर्ण विचार करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में कोई भी शब्द कैसे ढूंढा जाएगा उसका आधार भी ये होगा, लेकिन इसके साथ में आपको जो स्वर हैं उनको भी लेना पड़ेगा। वो कैसे लेंगे उसके लिए अलग से जो वीडियो बनेगा आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ह को हमने प्राण व्यंजन कहा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ें। अक्षर। अक्षर क्या चीज़ होती है? अक्षर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हमें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दो, समझ में आ गया कि द मूल व्यंजन है ना, में ओ स्वर जुड़ गया। प्रैक्टिस करवाई थी ना मैंने वहाँ पर, ट, टा, टी, टी, टू, है ना। ठीक उसी प्रकार ये द हलंत में ओ जुड़ गया, दो बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अक्षर कितने हैं? अक्षर है एक। और वर्ण कितने हैं? वर्ण हो गया एक तो द व्यंजन और ओ स्वर, तो वर्ण हो गए दो। मामला समझ में आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा पीठ। पीठ तद्भव शब्द है। तद्भव तत्सम क्या है ये भी आपके सिलेबस में है मित्रों। हम चर्चा करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, है ना, हमने ये तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी शब्दों की कैटेगरी बनाई है, उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पीठ, पीठ में क्या क्या है देखिए। प हलंत, छोटा ई के बड़ा ई,
वेरी गुड। जिन्होंने कहा है बड़ा ई, उनके लिए वेरी गुड। और जिन्होंने कहा छोटा ई, एक बार जरा वापस स्वरों को चेक कर लीजिए। बड़ा ई, ठीक है। ठ, ठ में हलंत और अ, यानी अक्षर कितने हो गए? अक्षर हो गए 2, ये एक अक्षर, ये दूसरा अक्षर। और वर्ण कितने हो गए? वर्ण हो गए 4। बात समझ में आती है? अब एक मुश्किल दे रहा हूं, साथ में लिखते चल रहे हो ना दोस्तों? चलिए अब देखिए, क्या लिखा मैंने? वर्त्स्य। वर्त्स्य वर्ण विचार में ये कैटेगरी है, हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो आप भूल जाइए कि क्या कैटेगरी है, अभी तो सिर्फ ये समझिए, जो लोग नहीं जानते कि ये कोई कैटेगरी है, फिलहाल छोड़ दो इस चीज़ को। सिर्फ ये समझो कि हम अक्षरों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने अक्षर हैं? वीडियो को पॉज करें और लिखें कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। व हलंत और अ। अब इधर आ जाइए। सबसे पहले क्या आएगा? रेफ, र। इसको जो ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये र की र का जो रूप है, इसको हम रेफ बोलते हैं। रेफ। गर्व, गर्व में भी ये होता है ऊपर, गर्व। चलिए रेफ। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? र आएगा। फिर त हलंत, फिर स हलंत, फिर य हलंत और फिर अ। ठीक है, तो अक्षर कितने हो गए? 1 और 2, 2 तो हो गए अक्षर, ये अक्षर 2। और वर्ण कितने हो गए? वर्ण हो गए 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आती है? अब ये मत कह देना दोस्तों ये आधा र, ये आधा त, आधा स, आधा य। अगर इनको आधा आधा मान लो तो ये आधा और आधा 1, और फिर ये आधा 1.5 और ये आधा 2, 2 हो गए। ऐसा नहीं है। अगर हमने यहाँ पर जो लिखा, जैसे ये लिखा हमने, इसको हल करना है, इसमें से स्वर निकालना है, तो स्वर निकालते ही ये सब एक साथ हल हो गए, है ना। अब ये मत कर देना कि ये आधे आधे हो गए। आधे आधा आधा नहीं होता है, आधा पूरा नहीं होता है। या तो कोई वर्ण है वो हल होगा, है ना, या स्वर के साथ में होगा। या तो बोलेंगे हलांत या बोलेंगे स्वरांत, या तो उसमें हल लगा हुआ होगा या उसमें कोई स्वर लगा हुआ होगा, तो हलांत हलंत बोलेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई, अक्षर क्या चीज़ है। इन सब की प्रैक्टिस मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के जब हम संधियाँ पढ़ेंगे मित्रों, उस समय हमें इनको तोड़ना जोड़ना। ये व के अंदर ई है ना, तो वी बन गया, है ना। व के अंदर ई बोला मैंने, ई नहीं बोला। व में ई तो क्या होगा? ये है। और व में ई, वी, ये हो गया वीक्षक, है ना। और ये क्या हो गया? वित्त, वित्त धन, वित्त वीक्षक। अंतर है उच्चारण में। उच्चारण को सुधारिए, अपने तलफ्फुज को सुधारिए, सब चीज सुधर जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द, शब्द क्या है मित्रों? जैसे हमने इसकी बात की थी वर्ण की, है ना, उसी प्रकार हम अक्षर की बात की थी, जैसे हमने उसी प्रकार हम शब्दों की बात करेंगे। शब्द क्या चीज़ है? शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को कहते हैं। क्या कहा मैंने? सार्थक मेल। सार्थक, जो लोग थोड़े प्रोएक्टिव होंगे, है ना, अति उत्साही होंगे, वो सार्थक की संधि विच्छेद भी कर सकते होंगे। स अर्थक, है ना, स अर्थ, अर्थ के सहित। इसका मतलब क्या निकला कि अक्षर जो होना चाहिए उसमें, जो शब्द होना चाहिए उसमें अक्षर तो हो ही हो, लेकिन उन अक्षरों के होने का कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो आपका पहला देखा हुआ है वही उदाहरण लेंगे।
साही। मैंने पहला शब्द लिखा था, क्या लिखा था? साहित्य। त्य साही, बिल्कुल। दो या दो से अधिक अक्षर हैं, त हलंत, य हलंत, अ, है ना? स हलंत आ की मात्रा, ह हलंत छोटी ई की मात्रा। तो ये सब अलग अलग अक्षरों के मेल से बना, लेकिन क्या ये शब्द है? नो, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ ना हो उनको हम शब्द नहीं मानेंगे। इसका मतलब जब आप संधि विच्छेद करोगे मित्रों, तो संधि विच्छेद करने के बाद में या समास विग्रह करने के बाद में जो दो शब्द हमारे सामने आएंगे, उन दोनों शब्दों का अगर कोई अर्थ है तो ही आपका संधि विच्छेद सही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह एक सही संधि विच्छेद नहीं माना जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने जो भी आप शब्द तोड़ेंगे, उन शब्दों के अगर अर्थ हैं तो ही उसको शब्द मानेंगे, और अगर आप उनका अर्थ नहीं बता पाए या उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका मतलब वह शब्द नहीं है। ध्यान रखिए मित्रों, शब्दों के अंदर हम अलग से एक टॉपिक लेंगे जिसमें आपकी शब्द रचना पे चर्चा होगी। बहुत लंबा टॉपिक होगा ये। ध्यान रखिए, शब्द के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसके बहुत सारे भेद हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इसकी रचना के आधार पर भेद हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। स्रोत के आधार पर मैंने आपको अभी भी बताए थे थोड़ी देर पहले, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इनके प्रयोग के आधार पर भी हैं विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, क्या भेद हुआ इनमें? कि भाई जो लिंग, वचन, कारक, काल, इनके द्वारा जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी हैं। विकारी मतलब उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब यहाँ भाषा में या साहित्य में बुराई से नहीं लिया जाता। हालांकि अगर कोई व्यक्ति कोई बुरे काम करता है तो हम कहेंगे कि यह एक विकारी व्यक्ति है, इसमें विकार आ गए, बुराइयां आ गई। तो वो हमने उसका जो अर्थ लिया वो एक तरह से रूढ़ अर्थ ले लिया, है ना? हमने प्रचलन में जो अर्थ आ रहा है वो ले लिया। बाकी विकार क्या हुआ? जो सम अवस्था है उसमें कोई भी परिवर्तन हो जाए, चाहे अच्छा परिवर्तन हो चाहे बुरा परिवर्तन हो, दोनों विकार कहेंगे। अच्छा, एक बार बताओ मेरे को कि खुश होना विकार माना जाएगा? बताओ बताओ। बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि मन की एक सम अवस्था है, शांत। अगर हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उसमें हलचल हो गई, मन में विकृति पैदा हो गई, परिवर्तन आ गया, तो ये एक विकार है। बुराई नहीं है यहाँ पे, परिवर्तन के रूप में अर्थ लो इसका। तो क्या कहेंगे? खुशी को, दुख को, घृणा को, इनको कहेंगे मन के विकार, मनोविकार, है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों पर एक बहुत सार गर्भित निबंध लिखा है। आप में से जो लोग अपनी भाषा को सुधारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो श्रेष्ठ भाषा का उच्चारण करें, उनके शब्द बढ़िया हों, उनकी विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी हो, तो उन्हें रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि जरूर पढ़नी चाहिए मित्रों। वहाँ पर मनोविकारों के ऊपर, यानी केवल एक लोभ के ऊपर कोई व्यक्ति कितना लिख सकता है, क्रोध पर कोई व्यक्ति कितना लिख सकता है ना? ये चीज़ आपको वहाँ समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ें। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि केवल उसी अक्षरों के मेल को आप शब्द कहोगे जो सार्थक होगा। ठीक है, तो हमने इनके जो भेद किए उन भेदों को हम अलग से लेंगे। अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। पद। पद क्या चीज़ है? देखो, पद में और शब्द में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जो शब्द है वही पद है। कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता धारण कर ले तो वह पद कहलाता है। क्या मतलब निकल कर आया? जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लेता हूं मैं आपके लिए कि सुरेश खाना खा रहा है। सुरेश एक शब्द है, संज्ञा है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर सुरेश एक शब्द, एक संज्ञा होने के साथ में ये जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का कर्ता भी है, तो सुरेश कर्ता पद हो गया।
खाना कर्म पद हो गया। कारक पढ़े होंगे ना, सुने होंगे, हम लोग और चर्चा करेंगे कारकों के बारे में। तो ये कर्म पद हो गया। खा रहा क्रियापद हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सुरेश एक शब्द होने के साथ में जब वाक्य में आया तो उसने एक पद धारण कर लिया। इस प्रकार के पद बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक और उदाहरण लिया, एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग। लड़कियां लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर ज़माना पुराना होता मित्रों तो मैं लिखता लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां खाना बना रही हैं। कितने साल पहले की बात है? 60-70 साल पहले की। मित्रों आपके उदाहरण समय के साथ में बदलने चाहिए, समय बदल रहा है। तो अब आजकल चूंकि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं रह गया, कई मामलों में तो लड़कियां लड़कों से आगे हैं। आप कई चीज़ों के रिजल्ट उठाकर देखिए, टॉपर्स में आपको लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी। बात समझ में आती है? तो लड़कियां पढ़ रही हैं, इसमें लड़कियां एक शब्द है, ठीक है। ये जो शब्द है ये किससे निकला है? ये निकला है लड़की से। तो लड़की शब्द रूप परिवर्तन कर दिया। रूप कैसे किया इसने? चाहे लिंग की वजह से, चाहे वचन की वजह से, चाहे कारक की वजह से, चाहे काल की वजह से, चाहे सर्वनाम की वजह से, किसी भी वजह से जो रूप परिवर्तित हो रहा है, तो अब ये पद हो गया। लड़कियां एक पद है, ठीक है ना। इसमें क्या भेद आ गया? वचन का भेद आ गया। एक वाक्य और लेते हैं। तुम्हारे पिताजी आए हैं। तुम्हारे पिताजी आए हैं। तुम्हारे किससे निकला है? तुम। ये शब्द है, रूप परिवर्तन हो गया, पद बन गया, है ना। पदों पर विस्तृत चर्चा होगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि शब्द पद में दो रूप से आएगा। एक तो वो वाला रूप जो मैंने लिखा था, सुरेश खाना खा रहा है, शब्द वही है, कर्ता पद बन गया। और दूसरा ये अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ है, पता नहीं कोई गाना वाना भी है शायद इस तरह का, वॉटएवर। चलिए, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। अगर हम इस शब्द को, इस वाक्य को देखें तो यहाँ पर पर्वतों किससे निकला है? पर्वत। ये शब्द हो गया, ये पद हो गया। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि पद शब्द जब किसी वाक्य में आने की योग्यता धारण कर लेता है तब हम उसको पद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वाक्यों की बात करते हैं। वाक्य क्या होता है? देखिए मित्रों, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। पदों की इस संगठना में आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता का गुण होना अनिवार्य है। क्या बात निकल कर आई? आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता से क्या तात्पर्य है, जरा इस पर चर्चा कर ली जाए। तो एक बार पीछे चलते हैं और खाली स्क्रीन का यूज करते हैं मित्रों। देखिए, आकांक्षा क्या चीज है? आकांक्षा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा। मान लीजिए हम कोई भी वाक्य लें, जैसे रमेश ने कल खाया। रमेश ने कल खाया। क्या खाया? इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य के अंदर कुछ न कुछ सूचना, कोई ना कोई जानकारी शेष रह रही है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसमें जोड़ देते हैं कि उसने खाना खाया, आम खाया, तो यह वाक्य पूरा हो जाएगा। इसमें आकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी, जानने की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो आकांक्षा का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी किसी वाक्य के अंदर कोई सूचना अधूरी हो, कोई जानने की इच्छा शेष रहती हो, तो वह एक वाक्य नहीं होगा।
परिभाषा के अनुसार हम उसे एक वाक्य नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी बात क्या कह रहे हैं ये, आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है, प्रेम। जिन भी लोगों में आसक्ति होती है वो निकट रहते हैं। मीरा कृष्ण के प्रति आसक्त थी, यानी मीरा की कृष्ण में आसक्ति थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण चाहे किसी भी लोक में हो, मीरा चाहे किसी भी लोक में हो, लेकिन वो निकट हैं। आसक्ति का मतलब प्रेम। माता पिता और बच्चे एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं। किसी भी शहर में रहें, अलग अलग शहरों में रहें, तो भी उनमें प्रेम रहेगा, निकटता रहेगी। निकटता के लिए फिजिकल रूप में पास रहना ज़रूरी नहीं है, शरीर रूप में पास रहना ज़रूरी नहीं है, मन की भी निकटता होती है। तो ध्यान रखिए मित्रों, आसक्ति का मतलब हुआ समीपता, निकटता। अभी मैंने जो वाक्य लिखा था उसी वाक्य को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। सुरेश ने कल आम खाया। क्या हम इसको एक वाक्य बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इन पदों के भीतर, इन पदों में कोई आसक्ति नहीं है, समीपता नहीं है। समीपता होना अनिवार्य है। आज मान लीजिए मैं कहता हूँ सुरेश, कल कहता हूँ ने, परसों कहता हूँ आम, यानी एक एक दिन में अगर मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ तो भी यह वाक्य नहीं है। चाहे मौखिक रूप से बोला जाए, चाहे लिखित रूप से लिखा जाए, जब तक वाक्य के शब्दों में यानी पदों में निकटता नहीं होगी, समीपता नहीं होगी, तब तक वह एक वाक्य नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, इसकी अगले टॉपिक को या अगली चीज़ को लेते हैं, योग्यता। योग्यता क्या चीज़ होती है मित्रों? योग्यता एक तरह से कोई भी काम जो वाक्य में हो रहा है, जो सूचना वाक्य में दी जा रही है, क्या उसका कर्ता उसको कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि पेड़ उड़ रहे थे। पेड़ उड़ रहे थे, बिल्कुल सही है, कर्ता हो गया। कर्ता के साथ में उसने जो क्रिया की है वो क्रिया भी हो रही है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या पेड़ों में उड़ने की योग्यता है? नहीं है। एक कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। कल रात मेरे कमरे में खिड़की के रास्ते से किरणों की डोर डोर उतर आई चांदनी। क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा है कि भाई कल मैं रात को अपने कमरे में था और मूनलाइट मेरे कमरे में आ रही थी, और उसने क्या रूपक बांधा, उसने क्या बात कही। उसने ये मान लिया कि चांदनी मान लीजिए कोई नायिका है, और वो किरणों की डोर, किरणों की कोई डोर नहीं होती है ना, लेकिन डोर को पकड़कर वह नायिका उसके कमरे में आ गई। तो क्या चांदनी में इस तरह से आने की योग्यता है? नहीं है। ये कविता हो सकती है, काव्य हो सकता है, लेकिन ये वाक्य नहीं होगा। वाक्य कब होगा? वाक्य तब होगा जब उसके अंदर जो सूचना मिल रही है वह सूचना, उस सूचना, उसमें जो करता है उसका, वो उस सूचना को करने की योग्यता रखता हो। दीवारें देख रही हैं, गलत वाक्य। पंखा सुन रहा है, गलत वाक्य। तो आपको समझ में आ गया होगा मित्रों कि वाक्य के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। समीपता होनी चाहिए, उसमें कोई सूचना शेष नहीं रहनी चाहिए, और जो भी उस वाक्य में कहा जा रहा है उस वाक्य में उस चीज़ को सिद्ध करने की योग्यता होनी चाहिए। मित्रों, हमारा आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा। मैं आपकी आगे आने वाली रीट परीक्षा के लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ देना चाहूँगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप और मैं अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो आपको इस आगामी रीट परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं, और इसी के साथ अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। अगले वीडियो में बहुत शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।